अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तारीखी मुकदमा 11 साल बाद इसके तारीखी मुकदमे की समाअत हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दिए जाने का जो फ़ैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट से हम नज़रसानी ही कहेंगे उसको, उसके ऊपर जो सदारती रेफरेंस भेजा गया था उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर एक्सप्रेस न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जहांज़ेब अब्बासी साहब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि आज इस मुकदमे की समाअत का पहले मुख्तसर अहवाल बताएं, फिर उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अकील। आज आपने कहा जैसे 11-12 साल के बाद इस रेफरेंस के ऊपर पहली समाअत थी। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने सबसे पहले तो माज़रत की है, और ये माज़रत ना सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं थी, ये माज़रत बेसिकली अवाम पाकिस्तान के लिए थी कि 11 साल तक इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जा सका। इसके लिए उन्होंने रिग्रेट का लफ्ज़ यूज़ किया है कि मैं अफसोस का इज़हार करता हूँ, माज़रत करता हूँ। और बिल्कुल क्लियर है कि इसमें कसूर चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब का नहीं है। ये इसमें अगर कोई कसूरवार है तो वो साबिक हमारे मुनसिफ़ आला हैं, चाहे वो गुलजार अहमद हों, चाहे वो साकिब निसार हों, चाहे वो उमर अता बंदियाल हों या आसिफ सईद खोसा और दीगर लोग। बहरहाल आसिफ सईद खोसा साहब तो इसलिए इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके अपने ससुर नसीम हसन शाह उस बेंच का हिस्सा थे और उस अक्सरियती फ़ैसले का हिस्सा थे जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को बरकरार रखा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के इन 9 रुकनी बेंच ने 10 अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए हैं। अब ये अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने की ज़रूरत क्यों पेश है? तो इसकी वजह ये है कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस केस की समाअत के दौरान कुछ सवालात उठाए और वो बहुत अहम सवालात हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये सवाल उठाया कि आर्टिकल 186 के तहत ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा गया है। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने का या उसकी फांसी को बरकरार रखने का जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हम भी तस्लीम करते हैं कि ये फ़ैसला गलत है, लेकिन क्या एक ऐसा फ़ैसला जो फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है, जो हतमी हो चुका है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 186 के तहत भेजे गए रेफरेंस की बुनियाद के ऊपर इस केस को दोबारा जांच सकती है, उस फैसले को, उन हक़ाइक़ को जांच सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि अगर हमने ऐसा किया तो कल कहीं ऐसा ना हो कि कल कोई और सदर ममलिकत आए और ये कह दे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसले दिए हैं, आप इन फ़ैसलों को भी आर्टिकल 186 के तहत जांचें। अब्बासी साहब, मैं आपको यहीं पे रोकता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच इस केस को सुन चुका है। गालबन मेरे ख्याल से 6-7 समातें हुई थी। आखिरी समाअत जो हुई वो 12 नवंबर 2012 को हुई। तो अब उस 6-7 रुकनी बेंच ने अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर कर लिए और उसमें जिन लोगों को सुनना था उनके आर्गूमेंट्स भी सुन लिए। बाबर रहमान उस टाइम सदर ममलिकत आसिफ जरदारी साहब की तरफ से आर्गू कर रहे थे केस को। तो प्री एडमिशन की स्टेज क्या गुजर नहीं चुकी थी? अब 9 रुकनी बेंच आकर उसके ऊपर एतराज़ करे कि जनाब ये केस हम सुन ही नहीं सकते। देखिए, ये सवाल बहरहाल वैलिड तो है, और इसको एक मिसाल अगर बनाना है तो उसके लिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फ़ैसले में स्टॉपर लगाना पड़ेगा। ये हद मुकर्रर करनी होगी कि जो हमने ये केस आर्टिकल 186 में हमने सुना है, इसकी वजूहात ये हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर का अदालती कत्ल किया गया था, तो हमारे पास कोई और जुरिस्डिक्शन नहीं थी। जैसे मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा कि जो रिव्यू है वो भी ख़त्म हो चुका है, जो सेकंड रिव्यू का कॉन्सेप्ट भारत में है, पाकिस्तान में नहीं है। तो अब ऐसी सूरत हाल में अब और कौन सा ऐसा किस इख्तियार के तहत सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन सकती है? तो इस पर मेरे ख्याल में अदालती मुआवनीन जो मुकर्रर किए गए हैं वो शायद यही अपना व्यू देंगे कि इट्स अ केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, और इसमें सुप्रीम कोर्ट इस वजह से इस केस को सुने कि ये एक मुस्तकबिल के लिए इस पे एक मिसाल बन जाए, और ताकि उसके साथ साथ और कोई रेमेडी नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर इस केस को सुना जाना चाहिए। अच्छा, जहांज़ेब अब्बासी साहब, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 10 के करीब अदालती मुआवनीन आज मुकर्रर किए गए। किस अदालती मुआवन मुकर्रर करने के ऊपर सबसे पहले अहमद रज़ा कसूरी ने एतराज़ किया और उनका एतराज़ करने की वजह क्या थी? देखिए, एतराज़ जो मुद्दई वकील हैं अहमद रज़ा कसूरी साहब, उन्होंने एक एतराज़ जनाब
रज़ा रब्बानी साहब। जी रज़ा रब्बानी साहब के ऊपर किया एतराज़ और ये कहा कि वो क्योंकि एक फ़रीक के तौर के ऊपर हैं तो इसलिए उनको नहीं इसमें होना चाहिए। अच्छा, 2 एतराज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किए हैं। एक बैरिस्टर सुलेमान सफदर हैं और दूसरे फैसल सिद्दीकी हैं। अब उसकी रीज़निंग तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं अपने क्लाइंट के डायरेक्शन की उनकी हिदायत की बुनियाद के ऊपर ये कोर्ट में कह रहा हूँ कि ये जो 2 अदालती मावनीन हैं ये आप इसमें मुकर्रर ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप तहरीरी सूरत में इस हवाले से अपनी मालूमात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करें, फिर उसके बाद हम देखेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक जो है वो क्रिमिनल केसेस के बहुत माहिर जज माने जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, बतौर वकील भी क्रिमिनल बहुत एक्सपर्ट थे, जो उनको अदालती मावन मुकर्रर किया है। ख्वाजा हारिस हैं, इसी तरह यासिर कुरैशी हैं, फिर उसके बाद एडवोकेट मखदूम अली खान हैं, अली अहमद कुर्द हैं, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो दीगर जी भी ये जो अदालती मावनीन हैं ये अब अदालत की इन्हीं सवालात के ऊपर जो है वो कोर्ट की मावनत करेंगे कि क्या ये इस रेफरेंस की बुनियाद के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को जांचा जा सकता है या नहीं जा सकता। अच्छा, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे इधर उधर बातें करते हुए हमें दिखाई देते हैं कि एक शख्स मर गया, उस वक्त अमरीत थी। ये सवाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी किया कि जब ये फ़ैसला किया गया क्या उस वक्त आईन पाकिस्तान बहाल था या मार्शल लॉ था, तो कोर्ट को बताया गया कि उस वक्त मार्शल लॉ था। तो ये सवाल बार बार सोशल मीडिया पे इधर उधर जो है वो पूछा जा रहा है कि जिंदों को इंसाफ नहीं दिया जा रहा और जो मर गए हैं उनके लिए जो है वो बड़े बड़े बेंचेस बनाए जाते हैं। हालांकि उनको ये इस बात का अदराक नहीं है, उनको ये समझ नहीं है कि ये केस किसी शख्स का नहीं है, ये केस पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के सियासतदानों का है। इस केस के अदालती फ़ैसले से ये एक मिसाल बनने जा रही है ताकि मुस्तकबिल में कोई भी फ़ौजी आमिर जो है वो इस तरह से किसी भी जो एक प्राइम मिनिस्टर है उसको इस तरह से उसका अदालती कत्ल ना हो सके। ये एक मिसाल बनेगी। भाई साहब, इसके साथ मैं आपको एक भी चीज़ ऐड कर दूं कि आज बिलावल भुट्टो जो थे वो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर भी आए, उनसे वहाँ भी ये सवाल किया गया कि आप इस केस में से हासिल क्या करना चाहते हैं, क्या होगा, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि जो आप बात कर रहे हैं कि क्योंकि इसमें एक वज़ीर आज़म को फांसी दी गई थी और हम चाहते हैं कि आइंदा कोई भी वज़ीर आज़म फांसी ना चढ़े। हाँ, और बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक सवाल बहरहाल इसके अलावा भी अकील मौजूद है कि इस केस में 2 फरीक थे। एक फ़रीक जुल्फ़िकार अली भुट्टो है और एक फ़रीक ज़ियाउल हक है। तो एक को तो ये कोर्ट की जानिब से कह दिया जाएगा कि जी उस वक्त की अदलिया ने गलती की, पब्लिकली जो है हम ये कहते हैं कि ये भुट्टो का अदालती कत्ल था, ये बहुत बुरा फ़ैसला था। लेकिन सवाल ये है कि जो दूसरा फ़रीक था ज़ियाउल हक, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। हमारे पास इस मुल्क की कुछ मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे आमिर रिटायर हुए, कुछ जो है वो बड़ी बड़ी शाहाना ज़िंदगियाँ गुजार के चले गए, और कुछ हादसा जैसे ज़ियाउल हक है वो हादसे का शिकार हुए, दुनिया से चले गए, लेकिन आज तक किसी को मिसाल नहीं बनाया गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये नौ रुकनी बेंच क्या कोई मिसाल कायम कर सकता है। मुझे याद है कि एक दफ़ा जब मुशर्रफ का केस चल रहा था तो उस वक्त भी किसी एक मुल्क का हवाला दिया गया और कहा गया कि एक फ़ौजी आमिर जो है वो उसकी लाश को कब्र से निकाला गया और उसको लटकाया गया। मरहूम जस्टिस वक़ार सेठ ने अपने एक इख्तिलाफी व्यू में कहा था कि अगर मुशर्रफ तबई मौत मर जाएँ तो उनकी लाश को कब्र से निकाला जाए और 3 दिन तक डी चौक पे लटका के रखा जाए। तो क्या इस तरह की मिसाल बनना इस वक्त या बनाया जाना, क्या ये वक्त की ज़रूरत है? ये एक बहुत अहम सवाल है। और वो जजेस जो ये कह रहे हैं कि हम पे दबाव था, उनके हवाले से फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। जिन्होंने दबाव में आके फ़ैसला किया उन्होंने मिसकंडक्ट की वायलेशन की, तो क्या उनको जो बरात दी गई, जो कौम का पैसा, जो आम आदमी के टैक्सेस से उनको बरात और पेंशन और दीगर चीज़ें मिलती रही, क्या वो वसूल की जा सकती हैं? उसकी वसूली का क्या तरीक़ाकार हो सकता है? क्या उनके लवाहिकीन से लिए जाएंगे? ये बहुत बड़ी डिबेट है। तो इसको कहीं ना कहीं अगर मिसाल बनाना है तो इस पे कोई सख्त सज़ा भी तजवीज़ करनी होगी, जिससे मुस्तक़बिल में किसी वज़ीर आज़म को
اس طرح سے اس کے ساتھ عدالتی قتل، عدالتی ناانصافی نہ ہو سکے۔ جی جہاں سے بابا صاحب شکریہ۔ تو ناظرین یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان نے جہاں اس میں 10 عدالتی معاونین کو مقرر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی جنوری کے دوسرے ہفتے تک عدالت نے اس کو ملتوی کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ جب اس کی سماعت ہوگی تو اس کی سماعت روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہوگی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں آگے کیا ہوتا ہے۔ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی سپریم کورٹ سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ ویلاگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔